टॉलीवुड गॉड। गॉड का मतलब सबको पता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब तेलुगु सिनेमा के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाले काम किसने करे हैं। ये जो थंबनेल में जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं ना, इनके बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे। साथ साथ बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डायरेक्टर्स जिन्होंने सिनेमा का चेहरा बदल दिया था, और कैसे तेलुगु सिनेमा दो राज्यों से निकलकर आज ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी पहचान बना रहा है। इन सब मुद्दों के ऊपर भाई डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। लंबा होगा पर इंफॉर्मेटिव होगा, और पूरा देख लोगे तो एक बात तो मेरे से एग्री करोगे, ये ऐसे नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। तो उन सब के ऊपर डिटेल से बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा मौली साहब। ये सारा खेल, ये सारा जो गेम शुरू हुआ है ना, राजा मौली की बाहुबली 2 के बाद शुरू है। पर आपको क्या लगता है कि राजा मौली साहब बाहुबली ही बनाकर सीधा भाई साहब ग्लोबल लेवल के ऊपर हिंदी ऑडियंस के बीच में फेमस हो गए थे? नहीं, उससे पहले की मेहनत अगर आपको उनको देखनी है, और उससे पहले का सिनेमा उनको आपका देखना है, जो अंडररेटेड फिल्म है ना, मैं उनको बताऊं आपको, जो हिंदी ऑडियंस ने शायद अभी भी ना देखी हो, जिसका नाम है मगधीरा। वो फिल्म अगर आप एक बार देख लोगे ना भाई साहब, मैं सेटमैक्स के ऊपर देखता था जब केबल टीवी का जमाना था, तो मैं कहता था ये कौन है जिन्होंने मगधीरा बनाई। मगधीरा से निकलकर ही बाहुबली आई, वहां से ही उनको विश्वास आया कि मैं एक वॉरियर, एक पीरियड ड्रामा फिल्म बना सकता हूं। अब जब बाहुबली बनाई ना उन्होंने, तो उसके पीछे की मेहनत कितनी है, सेट्स देख लो, डिजाइन देख लो, कलर टोन, कलर ग्रेडिंग, कैरेक्टराइजेशंस, और जो भाई इनके कैरेक्टर में जो मेहनत थी, मतलब प्रभास और वो जो थे भल्लाल देव, उनको अलग से सेपरेट जिम खोल कर दिया था। मतलब राजा मौली की साफ इंस्ट्रक्शन थी, मुझे आप दोनों इसी प्रोजेक्ट के ऊपर चाहिए, इतनी तकड़ी मेरे को बॉडी बिल्डअप चाहिए। उनका चिकन, उनके अंडे, उनकी डाइट, एक एक चीज परफेक्टली उनको दी जाती थी। उनके पीछे उनकी भाई साहब टीम घूमती रखती थी, सर आपके जूस का टाइम हो गया, सर आपके चिकन का टाइम हो गया, सर आपके भाई साहब मील का टाइम हो गया। तो वो जो आप दिल डॉल बिल्डअप देख रहे थे ना, कि वो इतने तगड़े लग रहे थे, वो सिर्फ रातों रात नहीं हुआ, उसके पीछे 5 साल की मेहनत थी, तभी बाहुबली जैसा प्रोडक्ट निकल कर आता है। कौन सोच सकता था एक मक्खी मूवी आएगी। जब मक्खी की अनाउंसमेंट मैंने देखी थी ना हिंदी में, मैं हैरान हो गया था। अजय देवगन 2 मक्खी के ऊपर चढ़कर आ रहे थे, मैंने कहा यार अजय देवगन का क्या मतलब है इस फिल्म से। जब बाद में पता लगा कि राजा मौली सर की है मक्खी, नानी, मुझे नहीं पता था नानी कौन है। फिल्म खत्म होने के बाद भी काफी समय बाद तक मुझे नहीं पता लगा था कि मक्खी में वो एक्टर नानी है और वो समंता है। जब भाई साहब पुष्पा 1 आई थी तो मुझे पता लगा था वो समंथा थी। कौन सोच सकता था एक मक्खी के इमोशंस, मक्खी रिवेंज लेगी, अपने अपमान का बदला लेगी, अपने प्यार को ना पाने के चक्कर में कैसे उसको मारेगी, ये कौन सोच सकता था। ये इमेजिनेशन, ये विजन होता है, ये होमवर्क होता है जो ग्राउंड के ऊपर किया जाता है। अब राजा मौली साहब को देख देख करना और डायरेक्टर्स के अंदर वो करे जाई, वो आया कि हाँ भाई जब राजा मौली कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। एक ऐसा ही किस्सा सुनाता हूं। एक बार मैं मनोज, ये पंकज त्रिपाठी सर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो पंकज त्रिपाठी सर ने बोला, आप लोग, इंटरव्यूअर ने बोला कि आप कैसे आए बॉलीवुड के अंदर। वो कहते हैं इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, पर इंस्पायरिंग कहानी है। जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया यहाँ आने के लिए है, वो है मनोज भैया। मनोज भैया कौन? मनोज वाजपेयी। क्यों कहते हैं कि भाई गंगा बोला या जमुना बोला, नदी के इस पार वाले भाई भैया कर सकते हैं, मनोज भैया, तो नदी के इस पार वाले पंकज क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं जब मैं यहां पर आया तो बहुत स्ट्रगल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा 15 सेकंड का रोल मिले चाहे 30 सेकंड का रोल मिले, मैं करूंगा। आज देख लो आप, मनोज वाजपेयी के बराबर ही खड़े हैं पंकज त्रिपाठी। तो यही होता है, आपको कुछ सोच कर चलना पड़ता है। वहां पर राजा मौली ने सोचा कि भाई मैं अपने सिनेमा को सिर्फ 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं, मुझे पूरे देश को दिखानी है, 120 करोड़ लोगों को दिखानी है। और जब बाहुबली आती है और बाहुबली 2 आने के बाद तो पूरा सिनेमा चेंज हो जाता है। और उनके पीछे पीछे चल पड़े संदीप रेड्डी वांगा, सुकुमार, नाग अश्विन, प्रशांत नील। अब कुछ लोग बोलेंगे प्रशांत नील को क्यों बीच में ला रहे हैं, वो तो बेंगलोर के हैं, कर्नाटका के हैं। नहीं भाई, वो कर्नाटका में पले बड़े जरूर होंगे, बेंगलोर में, पर जो परिवार है वो तेलुगु परिवार है। वो तेलुगु परिवार ही कर्नाटका में रहता था, ये जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो उनके अंदर खून तो वहीं का है ना। तो प्रशांत नील जब केजीएफ लेकर आते हैं, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 लेकर आते हैं, तो भाई हिंदी बेल्ट साउथ सिनेमा की दीवानी हो जाती है। और उन्होंने सोच लिया, देखो हमें ये करना है, हमें ये देखना है, तभी
आप देखो फिर सुकुमार पुष्पा लेकर आते हैं, पुष्पा 2 क्या कारनामा कर रही है। संदीप रेड्डी वांगा तो प्योर मुझे तो लगता है संदीप रेड्डी वांगा का कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तभी वही फिल्में बनाते हैं जो प्रॉपर हिंदी बेल्ट के अंदर बिकती हैं। नहीं तो कबीर सिंह, एनिमल, ऐसी फिल्में कोई नहीं कह सकता किसी साउथ डायरेक्टर ने बनाई है, उसमें कहीं से कोई साउथ टच नहीं है। जो भी है ना एक नॉर्थ इंडिया वाला टच लगता है, वो भी दिल्ली एनसीआर वाला टच लगता है। तो उसके पीछे का होमवर्क आपने देखा कितना करा होगा, पंजाबी परिवार कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, कैसे उनके पारिवारिक बीच में अगर कुछ मन मुटाव आते हैं तो किस तरीके से होते हैं, बिजनेस राइवलरी क्या होती है, एक बात करने का ढंग, ये सब चीजों के ऊपर एक साउथ डायरेक्टर जब सोच सकता है तो बॉलीवुड वाले क्यों नहीं सोच सकते हैं। वहीं सुकुमार को देखो, एक इमोशंस लेकर आते हैं, एक मजदूर की कहानी लेकर आते हैं, और आज वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है पुष्पा 2। मैं आपको बताऊं, वहीं अब जहां इन डायरेक्टर्स ने सपना देखा, वहीं साथ साथ उन्होंने सपना क्या देखा कि वो अपने ही एक्टर को बाहर लेकर जाएंगे। राजा मौली चाहते तो यहां से भाई साहब ऋतिक, जॉन इब्राहिम या किसी और, शाहरुख खान, सलमान खान को भी तो कास्ट कर सकते थे ना, कि मैं फिल्म बनाऊंगा और हिंदी बेल्ट में मुझे मेन फिल्म बेचनी है तो भाई ज्यादा बिकेगी। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं फिल्म तो बनाऊंगा और अपने ही यहीं के एक्टर लेकर बनाऊंगा। यही बात है। देखो ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। ना प्रभास को ठीक से हिंदी आती है, ना अल्लू अर्जुन को आती है, जूनियर एनटीआर को थोड़ी बहुत आती है, रामचरण को भी थोड़ी बहुत आती है, और भाई साहब नानी, जितने भी साउथ एक्टर है ना, इनको हिंदी ढंग से नहीं आती। उन्होंने वो सपना देखा, हिंदी ना तो ये भी हिंदी बेल्ट आज इनकी दीवानी है, इनकी फिल्मों के बारे में जानती है, इनके बारे में बात कर रही है, इनके बैकग्राउंड को जान रही है। तो क्या, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के हार्ट से हार्ट कनेक्ट हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को हिंदी नहीं आती तो मैं वहां कैसे अपनी लैंग्वेज को वहां तक पहुंचा पाऊंगा, अपनी बात को पहुंचा पाऊंगा। उन्होंने डबिंग का सहारा लिया और वो आज नॉर्थ बेल्ट के अंदर छाए हुए हैं। अगर आप किसी भी बंदे से पूछ लो तो आपको पता लग जाएगा भाई साहब अल्लू अर्जुन कौन है, प्रभास कौन है। प्रभास जब बाहुबली के बाद आए, साहू लेकर आए, राधे श्याम लेकर आए, भाई साहब आदि पुरुष लेकर आए, तो आपको क्या लगता है उनको ट्रोलिंग नहीं झेलनी पड़ी? जितनी ट्रोलिंग प्रभास की हुई है ना, किसी और एक्टर की होती ना, वो इंडस्ट्री छोड़कर घर पर बैठ जाता। पर प्रभास ने हार नहीं मानी, उन्होंने आपको प्रूफ किया कि मैं सिर्फ 2 स्टेट का एक्टर नहीं हूं, मैं पैन इंडिया सुपरस्टार हूं, बल्कि ग्लोबल स्टार हूं। आज प्रभास की कोई फिल्म आएगी ना, कोई एक्टर क्लैश नहीं करेगा उसके साथ। अल्लू अर्जुन की कोई फिल्म आएगी तो बॉलीवुड का एक्टर कोई क्लैश नहीं करेगा। तो यही खासियत होती है, अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, बाहर जाकर जो दहाड़ मारे और 4 लोग उसके आने के साथ रुक जाएं, तो सोचो असली स्टारडम और असली पावर ना उसी को कहते हैं। तो यही रीजन है कि आज हिंदी बेल्ट इन साउथ सिनेमा की, खासकर टॉलीवुड की दीवानी हो रखी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि ये मास सिनेमा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और मेन फैक्टर बताता हूं, आप है ना गूगल कर लेना, ये जो डेटा है ना ऑफिशियल डेटा है, सबसे ज्यादा सिंगल स्क्रीन सिनेमा कहां पर है हमारे पूरे देश में? एपी में, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आंध्र प्रदेश का डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बना रहे हैं कि मेरे यहां पर सिंगल स्क्रीन सिनेमा ज्यादा है तो मैं वो फिल्म बनाऊंगा सिंगल स्क्रीन में चले। पर ये देखो, उनके सिंगल स्क्रीन की फिल्में नॉर्थ के अंदर मल्टीप्लेक्स में चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि वो जो सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस है वो आज मल्टीप्लेक्स जा रही है, मजबूरी में जाती है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन बंद हो गए हैं। तो देखना वही चाह रही है जो कि मास सिनेमा आ रहा है। जो लोग बोलते हैं ना मास सिनेमा सिंगल स्क्रीन बिकता है, नहीं, सिंगल में नहीं, हर जगह बिकता है। क्या आप पुष्पा को एंजॉय कर रहे हैं लोग? झुकेगा नहीं, ये वो जो डायलॉग रिपीट हो रहे हैं, इतनी रील्स बन रही हैं, इतने शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो क्या ये गांव में रहने वाली है? ये देहात ऑडियंस है? ये सिर्फ पटना वाली ऑडियंस है या यूपी वाली ऑडियंस है? नहीं, दिल्ली एनसीआर, साकेत जैसी सिटी में जहां पर मलाई कस्टमर रहता है, मलाई ऑडियंस रहती है, क्रीम ऑडियंस रहती है, वहां भी यही फिल्में देखी जा रही है। तो आप सोचो, राजा मौली, सुकुमार, संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील, नाग अश्विन, इन्होंने वो सिनेमा दिया जो नॉर्थ की ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस इंजॉय कर रही है। मैं सबसे ज्यादा प्रेज करूंगा ना यहां पर इन सभी डायरेक्टर्स के बीच में नाग अश्विन सर की करूंगा। क्यों? सुकुमार मास बना रहे हैं, राजा मौली मास बना रहे हैं, संदीप रेड्डी वांगा एक अलग ही जॉनर में चले गए हैं और ये भी मास बना रहे हैं, प्रशांत नील भी। पर नाग अश्विन क्या कर रहे हैं? नाग अश्विन भाई साहब डिस्टोपियन फिल्म बना रहे हैं, महाभारत को बीच में लेकर आ रहे हैं। मैथोलॉजी सिनेमा के साथ उन्होंने एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को घुसाया
और उसको सही से मर्ज करा और पब्लिक पागल हो गई। उसका जब पार्ट 2 आएगा तो उसकी तुम सोच नहीं सकते हो कल की जब आएगा कितनी जबरदस्त तरीके से फाड़ेगा, क्योंकि कल की में वो कली का जो करेक्टर है, कमल हसन वाला करेक्टर ना, वो पब्लिक के दिमाग में आज भी घुसा हुआ है। और प्रभास यानी कि करण का करेक्टर कैसे उस युग में जाकर कली को रोकेगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इसको बोलते हैं होमवर्क। होमवर्क क्या होता है? ग्राउंड रियलिटीज को चेक करना। और भाई साहब पहले सोचना, ये जो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूं क्या ऑडियंस इससे कनेक्ट करेगी, हिंदी ऑडियंस कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये सब चीजें जब पेपर पर चल रही होती है ना, तो 4 नहीं 400 बंदों से पूछा जाता है कि हाँ भाई ये फिल्म बनाते हैं, जिसके ऊपर आज तक नहीं बनी। यही खासियत है सिनेमा का। मतलब क्या होता है? सिनेमा का मतलब होता है इमेजिनेशन, विजन, और बियॉन्ड बाउंड्रीज। उस बाउंड्री से ऊपर जाकर सोचो और ऐसा सोचो जो किसी और के दिमाग में उपज ना पैदा ये हो। यही सिनेमा है जो आज नॉर्थ के बीच में बिक रहा है। और कौन बेच रहा है? सिर्फ और सिर्फ टॉलीवुड वाले बेच रहे हैं। कॉलीवुड पीछे, मतलब तमिल वाले बहुत पीछे रह गए। कुछ को कन्नड़ा डायरेक्टर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हुई है और उसमें ना कामयाबी भी मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉलीवुड वाले सक्सेस हो रहे हैं, उनकी भी भाई साहब बेकार फिल्में आई हैं। जैसे डबल स्मार्ट शंकर शायद वहीं की थी, वो नहीं चली। तमिल से उन्होंने कोशिश करी कंगुआ, वो नहीं चली, पर वो हार नहीं मान रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं बॉलीवुड क्या नहीं कर रहा था। बॉलीवुड उस वक्त के ऊपर कर रहा था जब टॉलीवुड में नहीं हो रहा था ये सब चीजें। मुगले आजम के आसिफ सर जो ऐसी फिल्म बनाई जो बाहुबली से पहले की बाहुबली है। भाई साहब मुगले आजम लेजेंड सिनेमा था, लेजेंड सिनेमा। शोले आती रमेश सिप्पी साहब की, कौन सोच सकता था? जय वीरू जय वीरू जय वीरू, उन्होंने दोस्ती को एक नया मुकाम दे दिया। भाई साहब जंजीर आती है प्रकाश मेहरा साहब की, भाई साहब अग्निपथ आती है मुकुल एस आनंद की। और भाई मैं आपको कितनी ही फिल्में गिनवाऊं, किसकी? भाई साहब मनमोहन देसाई साहब की। कुली, देश प्रेम, धर्मवीर, अमर अकबर, एंथनी। ये क्या था? ये मास सिनेमा था। और आज बॉलीवुड वो मास सिनेमा भूल चुका है। तो टॉलीवुड ने समय नहीं लगाया बॉलीवुड की गलती को अपनी ताकत बनाने में। उन्होंने कहा भाई बॉलीवुड वो नहीं बना रहा जो वहां की ऑडियंस देखना चाह रही है, तो चलो हम बनाते हैं। और यही रीजन है आज साउथ सिनेमा की फिल्में जब आती हैं तो बॉलीवुड वाले अपनी फिल्म रिलीज नहीं करते हैं। इसको कहते हैं असली चेंज आना, असली परिवर्तन आना। देखो परिवर्तन समाज का नियम है, और जब ऐसा परिवर्तन होता है ना तो सोचो सब कुछ हिल जाता है। आज से 5 साल बाद इसी तरीके से अगर टॉलीवुड सिनेमा चलता रहा ना, तो हम टॉलीवुड बॉलीवुड सब भूल जाएंगे। फिर यही होगा, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, नानी, इनको हम यहीं का एक्टर समझेंगे। और ये बहुत जल्द होने वाला है। इसका सारा श्रेय जाता है वहां के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को और उन एक्टर्स को जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास दिया, विश्वास जताया, 5-5 साल उनके साथ काम करा, 4-4 साल कोई प्रोजेक्ट नहीं करा। तो यही होता है असली मेहनत, असली होमवर्क और डेडिकेशन। बाकी आप मेरी बातों से कितने सहमत हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।